Good morning, students. Once again, we will start with our physics topic. Yesterday, actually, for the Independence Day, we were having holiday. So whatever was that lecture, I have repeated. Repeated means I have scheduled that lecture for yesterday. Otherwise, we would have started on yesterday only. So it's okay. There is no problem. We will start with our next topic. Mostly, beta, we have completed one part. Second part, one topic is also completed. Now the topics are remaining is wave optics. Then modern physics बचता है. Modern physics में आपका dual nature of matter and radiation. इसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह उसका स्टडी करेंगे. बाद में बचता है एटम्स, उसके बाद बचता है न्यूक्लियाई और उसके बाद बचता है सेमीकंडक्टर्स. तो एक यूनिट के जैसा इसको आपको ट्रीट करना है. इसमें आप इसको एक यूनिट के जैसा इसको ट्रीट करो, इसका सेपरेट स्टडी करो. वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. ये भी टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है. तो आई विल सजेस्ट यू टू स्टडी अकॉर्डिंगली. तो बेटा आज आपके लिए मैं पहले आपका प्लान कैसे करना है वो मैं बताऊंगा और उसके बाद में हम टॉपिक को चालू करेंगे, क्योंकि प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैसे प्लान करोगे? तो आपके पास अगर सिलेबस है तो उसमें आई विल सजेस्ट यू टू मेक दिस पॉइंट्स. ओके, तो पहले मैं आपको एक 5 मिनट के लिए वो प्लान आपको बता देता हूँ. आपको अगर स्टडी करना है तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसको मिला के आपको पूरा एक यूनिट बनता है. सो आई विल सजेस्ट यू, इफ यू हैव स्टार्टेड विद दिस टॉपिक देन यू हैव टू स्टडी फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि मैं ये टॉपिक से चालू किया इसका स्टडी नहीं किया. तो ये आपको कितना टॉपिक है? 30 टॉपिक से है ना बेटा. 30 मतलब 15. तो ये 15 में से अगर आपने 70 को कैलकुलेट किया, 70/15 तो 4.6 मतलब 4.5, अप्रोक्सीमेटली 4.5. तो अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स हर टॉपिक को है ऑन एवरेज. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक जैसा आपका चेंज होता है वैसा आपका मार्क चेंज होता है. देन आई विल सजेस्ट यू गो यूनिट वाइज स्टडी करना है आपको. तो यूनिट वाइज स्टडी कैसे होता है वो आपको मैं बता देता हूं. इसके बाद में आपको सब्जेक्टिव के क्वेश्चन वगैरह में भी आपको मैं दे दूंगा. ये 2 हुआ. चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म. तो इसमें से भी आपको इसको अलग रखना होगा, इसका सेपरेट स्टडी करो, इन लोगों का इकट्ठा करो. चैप्टर 6 चैप्टर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इधर तक तो अपना हो गया है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो इफ वी विल सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है तो ऑफ कोर्स 35 मार्क्स 50% मार्क्स इधर ही है. तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सितंबर में भी मैंने एग्जाम लिया, इफ आई विल टेक द एग्जाम इन सितंबर एंड इफ आई विल गिव यू होल पेपर, देन यू मस्ट एटलीस्ट गेट 35 और अबव आउट ऑफ 70. तो प्रैक्टिकल के होते हैं मार्क 35. प्रैक्टिकल को अगर आपने देखा आपने 25 मिल गया तो ये कितना हो गया? 60 मार्क्स इधर ऐसे ही हो गए. तो आप ना चाहते हुए भी 60 मार्क लेके बाहर निकलते हैं. इतना इजी है. लेकिन बट देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी. व्हाई दे आर नॉट एबल टू स्टडी आई डोंट नो. फिजिक्स इज नॉट दैट मच ऑफ डिफिकल्ट. तो इसका अगर आपने ठीक से स्टडी किया तो यहाँ पे आपका मार्क उतना बन जाता है. एक्स्ट्रा हमने रे ऑप्टिक्स भी कंप्लीट किया है, अभी हम जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के लिए. तो बेटा जस्ट थोड़ा सा उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से करो एंड आई विल सजेस्ट यू everybody should go at least beyond 70
20% इन फिजिक्स। वो कैसे करना है, 70 में से 25 हटाओ तो बन गया 45 बन गया ना 45। तो ये 45 मार्क अगर आपको कमाना है तो इसमें से मैंने 35 मार्क का आपका कंप्लीट कर दिया है, अभी 10 मार्क रिमेनिंग है, उसमें भी रे ऑप्टिक्स हो गया है। तो अगर इतने भी सिलेबस का आप ठीक से पढ़ाई करते हो, जब जहां तक अभी तक जो मैंने सिखाया आपको, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू गेट द गुड इवन मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी ठीक है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी विल गो फॉर our text. So beta, wave optics. So first of all you know that light is a electromagnetic radiation. ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बेटा कौन सा भी रेडिएशन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इट विल बी मेड अप ऑफ वेव नेचर। सो लाइट हैज अ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, दोनों भी नेचर एक साथ वो एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट इज वेव नेचर एंड व्हाट इज पार्टिकल नेचर? सो देयर आर सम phenomenons and there are some properties and phenomenons or phenomenons. तो प्रॉपर्टीज में क्या आता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब क्या है, रेक्टी स्ट्रेट लाइन, लीनियर along a straight line, रेक्टिलिनियर along a straight line, प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन का मतलब आपका आता है लाइट आगे जो जाता है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। हमने जो सीखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो सब चीज में लाइट ऐसे कभी बेंड नहीं हुआ है। हमने बेंड बोला लेकिन वो बेंड मतलब ऐसा बेंड नहीं, ऐसे जा रहा है ऐसे निकल गया, उसको हमने बेंडिंग बोला है। तो बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट light always travel in a straight line, so that is called as the rectilinear propagation of light. तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो कुछ फेनोमेनॉन है आपके पास बहुत सारे फेनोमेनॉन है। कौन कौन से फेनोमेनॉन है मैं आपको दिखाता हूँ। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बराबर। इसके बाद में होता है इंटरफेरेंस, इसके बाद में आता है डिफ्रैक्शन, इसके बाद में आता है पोलराइजेशन, उसके बाद में आता है आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बाद में आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें से कोई फेनोमेनॉन है वो आपका पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करते हैं, एंड सम फेनोमेनॉन दे एग्जिबिट द वेव नेचर ऑफ लाइट। सो बाय ऑब्जर्विंग, बाय स्टडीइंग द डिफरेंट फेनोमेनॉन रिलेटेड विद लाइट, वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन स्टडी बोथ द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसके आगे के टॉपिक में आपको दोनों भी नेचर का स्टडी करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो उस चीज में हम सीखेंगे कि कैसे लाइट वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है, लाइट पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करता है। सो फॉर दिस टॉपिक वी विल बी लिमिटिंग आवर डिस्कशन टुवर्ड्स द वेव नेचर ऑफ लाइट। सो वेव थ्योरी ऑफ लाइट इसमें क्या है वो हम इसमें वी विल ट्राई टू एग्जिबिट द वेव नेचर ऑफ लाइट। सो अ वेव, तो पहले हम फिर से वेव का सब डेफिनेशन। तो वेव क्या होता है, ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। तो अभी इफ द लाइट इज मूविंग इन एयर देन वी कैन एग्जिबिट द मोशन ऑफ द लाइट इन द फॉर्म ऑफ दिस अ वेव। तो वेव को सब होता है, वेव को क्या क्या होता है, वेव को खुद का होता है वेवलेंथ, वेव को खुद का होता है एम्पलीट्यूड, इसको टाइम ले लो, ओके। तो ये बन गया वेव का एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं ए, ये प्लस ए बन गया और ये बन गया माइनस ए, तो ए बन गया इसका एम्पलीट्यूड।
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने आपको 11 में पढ़ाया है, ऑन आइदर साइड फ्रॉम मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड के बाद आता है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ एक इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है वेवलेंथ का मतलब क्या हो, वेव लेंथ, लेंथ ऑफ द वेव, तो लैम्बडा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे लिख सकते हैं हम, लैम्बडा से लिख सकते हैं, और उसका मीनिंग कैसे आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, यहां पे कॉम्प्रेशन रेरिफिकेशन का सवाल ही नहीं होता है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रक। ये सब चीजें आपने एसी में वगैरह सीखा है, खाली यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज करेंगे, बट द बेसिक सिनेरियो विल नॉट चेंज, इट विल नेवर चेंज, फॉरएवर इट विल बी सेम। सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और ट्रक is called as the wavelength. Okay, propagation constant आता है k, propagation constant आता है propagation constant, उसको क्या बोलते हैं, constant k कैसे लिखते हैं, 2 pi upon lambda, k is equal to 2 pi upon lambda। इसके बाद में आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो आपको मालूम है, लिखने का जरूरत नहीं है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। फ्रीक्वेंसी f से डिनोट करेंगे 1 बाई टी, दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो उसको ओमेगा को अगर मैंने ट्रीट किया 2 पाई f, तो मुझे फिर से फ्रीक्वेंसी मिल सकता है। I will get the frequency. There is no problem. Enough discussion is observed here. Are you getting my point? Okay. Now, what is the next thing to study? Time period हो गया, amplitude हो गया, wavelength हो गया, frequency हो गया, propagation constant हो गया. So now here again you have to divide the wave. You have to divide the wave in the form of intervals. जैसे हमने एसी में स्टडी किया है, जैसे हमने 11th क्लास में स्टडी किया है, the same way we will divide the wave into the intervals and then we will operate everything with that. So that is not that much of difficult. Whatever you think, it's very easy, it's very simple. So if I take a wave, then आपको सब वही चीज, सब चीज जो हमने एसी में सिखाई, the same things will be repeated again and again. So I will suggest you to focus on those things which are common in AC, in wave optics, whatever it is there. Oscillations आपका 11th में जो टॉपिक है आपको SHM वगैरह वेव में है, तो वो सब चीज आपको जो कॉमन है you have to keep in mind. So we will just take the overview and we'll go for the actual topic. तो अगर मैंने वेव को डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपको भी मालूम है, ऐसे मैंने पैटर्न बनाया, और इस पैटर्न में अगर मैंने वेव को फिट कर दिया तो क्या बन सकता है, ये हम अभी देखेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, इतना ही रख देता हूँ, नीचे भी इतना ही रख देता हूँ, ये बन गया अपना पैटर्न। ये पैटर्न क्या बताता है आपको, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो ये पैटर्न बता देता है कि as the time passes, what is the nature of the wave which is moving. तो यहाँ पे ऊपर में आपको मैं फेज बता देता हूँ, ऊपर में मैं लिखता हूँ फेज, ये 0 बन गया, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। यहाँ पे मैंने वेव निकाला, तो यहाँ पे बन जाएगा इसका एम्पलीट्यूड A, ये बन जाएगा -A बराबर, ये बन जाएगा इसका लैम्बडा। तो यहाँ पे I can write this to be 0, ये हो गया T, ये बन जाएगा T by 2, ये बन जाएगा T by 4, ये बन जाएगा 3T by 4, T by 2 plus T by 4, 3T by 4। इसी को if the same thing I have to go with lambda, then I will write 0 lambda
लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 4 और लैम्बडा बाय 4। तो यहां पे आपका टर्म आता है पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। Path difference is always explained in terms of lambda. If you have provided with two waves, suppose यहाँ पे आपको दो वेव दिया है, एक ऐसे वेव दिया है और एक ऐसे वेव दिया है, तो यहाँ पे उनमें से डिफरेंस ऑफ पाथ कितना है ये आपको अगर ढूंढना है तो लैम्बडा के टर्म में भी देख सकते हो और पाई के टर्म में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा तो यहाँ पे लैम्बडा बाय 4 का पार्ट डिफरेंस है और यहाँ पे पाई बाय 2 का पार्ट डिफरेंस है। So lambda by 4 part difference is equal to the phase difference of pi by 2. So ये जो equation है, whatever this equation is there, that we will go for understanding the relation between path difference and phase difference. तो बेटा इसको ठीक से आप note down कर लीजिए. I will start with that stuff I will start. तो आपको हर टाइम मालूम करना पड़ेगा कि phase difference, ये आप नोट डाउन करो, फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्बडा। सो आपको हर टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई। यहां पे लैम्बडा है तो वहां पे आपका 2 पाई चलेगा, तो यहां पे लैम्बडा बाय 2 बनेगा तो ये 2 पाई बाय 2 मतलब पाई बनेगा। सो phase difference of 2 pi will be path difference of lambda and so on. अगर यहाँ पे lambda by 4 बनता है तो 2 pi by 4 that is ये बन जाएगा pi by 2। तो यहाँ पे अगर हम pi का वैल्यू नोट डाउन करें तो pi का वैल्यू बन जाएगा lambda by 2। अगर pi को रिप्लेस करना है आपको lambda by 2 से रिप्लेस करना है और lambda को रिप्लेस करना है तो 2 pi से रिप्लेस करना है। ओके, so we can go with the replacement method। क्या बन जाएगा अपना रिप्लेसमेंट मेथड? तो ये रिप्लेसमेंट मेथड में एकदम सिंपल बन जाएगा, मैं इसको नाम देता हूं रिप्लेसमेंट मेथड। लैम्बडा विल बी ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय 2 पाई अगर आपको फेज से पाथ से फेज में जाना है, और pi will always be replaced by lambda by 2। तो ये चीज आपको हरदम ध्यान में रखना होगा कि अगर आपका पाथ लैम्बडा है then it will be replaced by phase 2 pi और आपका phase pi है तो it will be replaced by lambda by 2। That was the very important thing. So I'll suggest you to note this down. तो ये आपको ये 1 2 3 things you have to keep in mind. Okay, so we'll go for understanding the next term that is called as the wavefront and wave normal. What we will start with? We will start with the term wavefront and wave normal. तो wavefront and wave normal में हमको क्या सीखना है? That will go for understanding. So in wavefront and wave normal, ये चीजें वेव से डील करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोर्सेज देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट। तो बेसिकली 3 टाइप के सोर्स होते हैं। फर्स्ट होता है पॉइंट सोर्स, नियर बोलते हैं इसको, नियर। इफ द पॉइंट सोर्स इज नियर देन व्हाट विल हैपन? ओके, सेकंड उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स फार। उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट सोर्स, लेकिन वो कैसा है? इट इज फार अवे।
एंड एक लास्ट का है, लास्ट को हम बोलते हैं लाइन सोर्स। लास्ट को क्या बोलते हैं? नंबर 3 को बोलते हैं हम लाइन सोर्स। तो पहले बन गया अपना पॉइंट सोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पॉइंट सोर्स एंड व्हाट इज द वेव फ्रंट। तो पहले बिफोर दिस वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज अ वेव फ्रंट। वेवफ्रंट को डिफाइन करते समय हम डिफाइन करते हैं वेवफ्रंट को, इट इज अ locus of all the points in the medium where the waves coming from the source reach at same time. It is a locus of all points. It is a locus of all points in the medium where the waves coming from the source reach at same time. So, while discussing about the wavefront, how we can construct the wavefront, that we will go for study. So, in order to construct the wavefront, पहले मैं लेता हूं आपका point source. तो आपका पॉइंट सोर्स अगर है तो पॉइंट सोर्स हाउ इट विल इमिट द वेव्स, ऑफ कोर्स इट विल इमिट द वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। द पॉइंट सोर्स विल इमिट द वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ऐसा नहीं है 1D में नहीं है, ये 3D में है। सब डायरेक्शन में वो अपना वेव निकालते जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ जस्ट लाइक बल्ब आपको दिखता है, हर जगह रोशनी देता है। Are you getting my point? So if we are having a wave, if we are having a point source, इसका wave ऐसे दिखता जाएगा. So suppose the light coming from point source is going in all possible directions. ये मैंने ऐसे दिखाया है, all the waves passing, okay. Then the speed of light in the medium is constant, okay. So in the given time, so you are having the relation. हम क्या करते हैं, एक एक पार्ट का हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं और इसका ही स्टडी करते हैं। तो ये बन गया आपका पॉइंट सोर्स नियर। तो आपका सोर्स कैसा है, एस नियर है। इफ द सोर्स इज नियर देन हाउ टू गेट द वेव फ्रंट। तो यहाँ पे वेव फ्रंट कैसे करेंगे, तो अगर मेरा सोर्स यहाँ पे है तो हम यहाँ पे ऐसे वेव्स बनाते हैं। तो स्पीड कितना होगा, c is equal to distance traveled upon time taken, but c is constant. Speed of light in the given medium is constant, therefore in given time t, थोड़ा सा ठीक से देखो इसको, कैलकुलेशन को मैंने क्या लिखा है, c is equal to x upon t, बट अपना c क्या है, c is the constant term, speed of light is constant in the given medium. तो इन गिवन टाइम t आपको दिया हुआ t टाइम है, उसमें इन गिवन टाइम t each wave will cover equal distance. कितना आएगा वो, तो इक्वल डिस्टेंस x is equal to ct. In the given time each wave will cover equal distance, x is equal to ct. So suppose मैंने सेंटर s को लिया, if I will suppose s as a center and I will draw the locus having radius is equal to x is equal to ct, तो यहाँ पे I will get some structure. So if I will have in first time t, then t1, then t2. So if we'll take the source, point source to be the center, and if we'll take radius is equal to speed into time, so in given time t, I will get locus of all points, and that will be my spherical wavefront. Okay.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा है टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, हमने बोला है पॉइंट सोर्स, तो ये बनेगा आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको क्या बोलते हैं, ये बन जाएगा। तो पॉइंट सोर्स से क्या बनेगा आपका, पॉइंट सोर्स से बनेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। So if you have to show the spherical wavefront, then how we can show? So spherical wavefront, कैसे कैसे ऑब्टेन करते हैं इसको? तो स्फेरिकल वेवफ्रंट पहले हम निकाल के दिखाते हैं। तो ऐसा ये बनाने का, स्ट्रक्चर बनाने का, आपको जितना बनाना है उतना बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो बन गया, ये बन गया आपका स्फेरिकल। अगर एक एक टाइम के बाद में आप उसको स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा ये स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट? ऑलवेज originated from point source at near distance. Always get, we always get spherical wavefront when source of light is at nearer distance and source is a point source. So always your point source will give you spherical wavefront. तो फिर से हम उसका थोड़ा सा स्टडी करते हैं। spherical wavefront, when we will get the spherical wavefront? When the spherical wavefront, if you want, when the source of light is a point source, number one. So wavefront का definition क्या है? It is a locus of all points in the medium. लोकस मतलब सर्कुलर, लेकिन यहाँ पे 3D में सर्कल का स्फीयर हो जाएगा। 3D में सर्कल will be converted into sphere because in all possible directions we are getting that. So according to definition, it is a locus of all points where the light coming from the source reach at the same time. So it will cover the same distance as the speed of light is constant. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? spherical wavefront. You will get the spherical wavefront. We always get the spherical wavefront. कब मिलेगा आपको? When the source of light is at nearer distance, and very important, very important, the source, provided source is your point source. अगर आपका point source है and if the point source is at nearer distance, then you will get a spherical wavefront. I will suggest you to note this down. Okay बेटा, इसके बाद हम जाते हैं अगले वाले के। ये बन गया आपका, समझ गए इसको? ठीक है। तो बाद में जाते हैं सेकंड टाइप के सोर्स के लिए, दैट इज द सोर्स इज अ पॉइंट सोर्स बट विच इज एट फार डिस्टेंस, जस्ट लाइक सन। सन पॉइंट सोर्स नहीं है अपना ऑफ कोर्स, लेकिन अपने लिए हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। 12वें डिस्टेंस से छोटा सा इतना सा दिखता है, स्फेरिकल सब जगह उसका लाइट फैलता है, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो एक ऐसा सोर्स कंसीडर करो जो पॉइंट सोर्स है, सेकंड पॉइंट सोर्स into bracket far away, point source into bracket far away. तो अगर मेरा point source है, so it will be sending waves in all possible directions, of course. अगर हम एक far distance पे वो locus consider करें, if we'll try to consider the locus at far distance, तो पहले ऐसा बन जाएगा, बाद में थोड़ा सा ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? If you are observing, then at the far distance the radius will be so much high that for two very near waves, it will be nearly look like, not like a spherical but plane. So for the far distances, so यहाँ पे दूसरा हम सीखेंगे, that will be our plane wavefront. उसको क्या बोलेंगे हम? We will take that wavefront to be plane wavefront. तो यहाँ के लिए कैसे लिखेंगे? प्लेन वेवफ्रंट के लिए कुछ नहीं है, आपका डायरेक्ट स्ट्रेट लाइंस निकालना है। ये बन गया मेरा वेव्स, और उन वेव्स को काटता हुआ जो मेरा इन वेव्स को काटता हुआ जो मेरा जाएगा,
ये बनेगा मेरा प्लेन वेव फ्रंट, ये बन जाएगा मेरा प्लेन वेव फ्रंट. सो प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम वेयर इट विल ओरिजिनेट, it originates from, so if the source of light is point source, important, यहां पे भी point source होना चाहिए, situated at far away, situated at far away, then we'll get the plane wavefront. तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, spherical wavefront में क्या होता है, if the source of light is near, then we'll get the locus of all points. For example, our earth एक perfect example है. बेटा earth spherical है, आप सबको मालूम है, लेकिन being standing on the earth, are you able to visualize that earth is spherical? No, not at all. तो मैं यहां से गाड़ी से निकलना चालू किया, चिपलून तक चला गया, नहीं तो महाड़ तक चला गया, उधर पूना तक चला गया, यहाँ दापोली तक चला गया, मेरे को नहीं लगता है. हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे वो होता है, हिल्स होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो ठीक है, कर्व होते हैं, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट अर्थ इज स्फेरिकल. किसी भी बंदे को कुछ मालूम नहीं है तो क्या बोलेगा, अर्थ स्ट्रेट है, पूरा ऐसा स्ट्रेट ही मैदान, खुला मैदान है, आगे आगे जाते जाएंगे तो हम आगे ही चले जाएंगे. लेकिन आपको भी मालूम है, अगर मैंने स्ट्रेट लाइन पे चलना चालू किया, यहां से थोड़ा सा जमीन के ऊपर से एरोप्लेन लेके, जमीन पर से नहीं है, जमीन के ऊपर से एरोप्लेन से चलना चालू किया स्ट्रेट लाइन में, जो भी डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन का कांटा नहीं हिलना चाहिए. तो घुमा फिरा के एक दिन वंस अगेन आई विल कम टू द सेम पॉइंट. डू यू बिलीव दिस? सपोज ये ग्लोब है मेरा, ग्लोब के ऊपर मैं आज मैं खेड़ में हूं. सो मैं ट्रैक अर्थ के ग्लोब पे ट्रैक करके लेता हूं, और उसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड सब मैं पॉइंट करके लेता हूं. हर एक किलोमीटर का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मैं पॉइंट करके लिया पूरा इधर तक, और मैंने एरोप्लेन में मेरा फ्यूल भरवाया एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी विद द एरोप्लेन. और मैंने ऐसा डिसाइड किया है, जो मेरा पॉइंट आउट किया है, मेरा बहुत सारा मिलियंस ट्रिलियंस में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आएगा, हर एक लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड को मेरे को टच करके जाना है, तो वापस में उसी लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का आऊंगा, बिकॉज अर्थ इज स्फेरिकल. बट बीइंग ऑन द अर्थ, स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, आई एम नॉट एबल टू विजुअलाइज दैट. दिस इज द सेम कंसेप्ट दैट व्हेन यू आर फार अवे, as if it is looking to be spherical, it is spherical, but it will look out to be plane. As if it is spherical, आप जितना दूर जाओगे उतना उसका circumference जो है वो फ्लैट करते जाएगा, and you will consider that to be the plane wavefront. So once again, wavefront is a locus of all points where the light coming from the source reach at the same time. उस पे पहले हमने सीखा point source है, or if it is very near, at very near distance, then we'll get of course get a spherical wavefront. But if the point source is at far away distance, very far from us, then the wavefront we will get as the plane wavefront. So I will suggest you to note this down. इसके बाद हम आगे जाएंगे. Now we'll get this line source. लाइन सोर्स मतलब ये अभी ट्यूबलाइट आपको नहीं दिख रहा होगा, ये ट्यूबलाइट आपको नहीं दिख रहा होगा. आई विल सजेस्ट टू व्यू द कैमरा ऑन द ट्यूबलाइट. 1 मिनट, ट्यूबलाइट पर कैमरा टक ऐसा वर्क कर, वेट फॉर अ व्हाइल. अभी है अपने पास फैसिलिटी, आपको सबको ट्यूबलाइट दिख रहा होगा, दिखते क्या ट्यूबलाइट, फोकस दिखते, ठीक है, इट्स ओके. वेट फॉर अ व्हाइल, लेट हिम एडजस्ट. Okay, I was trying to show you, but I forgot that in camera it will look like a focus. Okay, तो देखो ये अपना ट्यूबलाइट है. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉडी को कंस्ट्रेंट है, नहीं तो मेरा पेन लेता हूँ, एकदम सिंपल है. यहाँ पे मेरा पेन दिखाता हूँ आपको. अगर ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है तो ये क्या करेगा, ये स्पेरिकली नहीं दिखाएगा आपको, स्पेरिकली नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा ऐसा. यहाँ से यहाँ जाएगा लाइट, आपके पास आएगा, मेरे पास आएगा, ऐसे जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है. इट इज अ कंस्ट्रेंट सिनेरियो. सो फॉर द लाइन सोर्स, ओके,
फॉर द लाइन सोर्स, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बेटा, मैं बोलना चाह रहा था, हर टाइम क्या करता हूँ मैं, क्लास में होता तो मैं ट्यूबलाइट दिखाता हूँ बच्चों को, बट बिकॉज ऑफ कोविड you all are not in front of me, actually you are there but not in the class, तो क्लास में होते तो मैं करके दिखाता हूँ. आई एम ट्राइंग माई सेल्फ टू एक्सप्लेन यू इन वेरी वेरी गुड आइडियाज. ओके, सो ये मैं आपको दिखाया, जैसे ये है, ये लाइन सोर्स बोलते हैं इसको, जैसे आपका क्या उसको बोलते हैं, हैलोजन वगैरह में एक लाइट होता है, जैसे उसको बोलते हैं लाइन सोर्स. तो लाइन सोर्स में क्या होता है, नंबर 3, लाइन सोर्स. लाइन सोर्स में, लाइन सोर्स क्या बताएगा, ये सपोज इट इज माय लाइन सोर्स, सो इट विल आल्सो इमिट वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. लेकिन कैसे इमिट करेगा, तो यहाँ पे अगर मेरे को वेव देखना है तो मैं हर डायरेक्शन में जाके देख लूंगा, तो आई विल गेट लाइक दिस वेव्स, सिलेंडर के जैसा मेरे को दिखेगा. आर गेटिंग माय पॉइंट? सो आई लुक लाइक द वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. So whatever is the wavefront obtained from the line source, that will be my cylindrical wavefront. इसको बोलते हैं नंबर 3, जो मेरा बन जाएगा cylindrical wavefront. तो ये इंपॉर्टेंट 3 वेवफ्रंट है, 3 टाइप के वेवफ्रंट है. एक होता है, मैंने बोला आपको स्पेरिकल वेवफ्रंट, दूसरा मैंने बोला आपको प्लेन वेवफ्रंट, और ये बोला मैंने तीसरा सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट. सिलेंडर आप कंसीडर कर सकते हो, यहाँ ये डिस्टेंस लिया तो ये सब लोकस मिल जाएगा, यहाँ पे एक जो वेवफ्रंट मिल जाएगा दैट विल बी सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट. थोड़ा ज्यादा रेडियस का देखा तो एक मेरे को और एक वेवफ्रंट मिलेगा, जैसे आप डिब्बे में डिब्बा डालते हो, एक बड़ा वाला डिब्बा, उसमें छोटा, उसमें छोटा 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 छोटा, वैसे ही छोटे डिब्बे से चालू करो, बड़ा वाला बड़ा वाला बड़ा वाला, कितना भी कर सकते हो, तो ये बन जाएगा मेरा सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट. तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, सो इफ source of light is a line source, अगर मेरा सोर्स कैसा है, लाइन सोर्स है, then what we are getting, we get a cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront. Okay, so that was all about the phenomenon, property or phenomenon, whatever it is there, the wavefront. तो wavefront हमने सीख लिया. Now we'll go for the wave normal. So before going for wave normal, let me repeat once again what is the wavefront. It's the locus of all points in a medium where light reaches at the same instant of time. That is called as the wavefront. Locus of all points on the medium where the light reaches at the same time. तो भी वेव नॉर्मल क्या है, तो वेव नॉर्मल सिंपली अ नॉर्मल, थोड़ा सा मैं इसको एग्रेसिवली लिखा, नॉर्मल मतलब हाइपोथेटिकल नॉर्मल बनाना पड़ेगा उसको. सो हाइपोथेटिकल नॉर्मल टू द wavefront at a given point is called as wave normal. तो किसी भी चीज का अगर मैंने ये लिया, ये मेरा वेवफ्रंट है, अगर तो किसी भी पॉइंट को अगर मैंने नॉर्मल निकाला, ये वेवफ्रंट है, ये वेवफ्रंट है, तो ये नॉर्मल बन जाएगा उसका. अगर ये मेरा प्लेन वेवफ्रंट है, प्लेन वेवफ्रंट को वेव नॉर्मल अलोंग द रे ही जाएगा, यही बन जाएगा उसका वेव नॉर्मल. आर गेटिंग माय पॉइंट? सिलिंड्रिकल के लिए भी सेम चीज चलेगा. सिलिंड्रिकल के लिए भी मेरा वेव नॉर्मल किसी भी पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा टेंजेंट जाएगा और यहाँ पे सेंटर से नॉर्मल बनेगा, तो ये बन गया वेव नॉर्मल, ये बन गया वेव नॉर्मल, ये बन गया वेव नॉर्मल. सो दैट इज अ वेरी इजी कंसेप्ट. आई डोंट थिंक you will feel it to be very difficult. So a normal drawn to the given wavefront at a given point is called as the wave normal. So we'll go for next. So why we are studying this? You will also in the problem, sir, why you are showing these all? Are they there in our syllabus? Of course they are in your syllabus.
but what is the use of them? That all we will discuss now. So there was a scientist, there was a great scientist whose name was हाइजन. क्या नेम था? हाइजन. और उसने एक प्रिंसिपल बताया. वो क्या बताया वो अभी हम निकाल. हाइजन्स प्रिंसिपल. हाइजन्स प्रिंसिपल. तो हाइजन नाम का एक साइंटिस्ट था. तो उसने बताया, ठीक से सुन लो, किसी भी बुक में ले लो, सीबीएसई की दे लो, एनसीईआरटी में दे लो, स्टेट बोर्ड की बुक में ले लो, कौन सा भी बुक उठाओ, ये प्रिंसिपल बदलेगा नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल इज ऑलवेज सेम फॉर एवरीथिंग. उसने बताया ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट. क्या बताया? ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. तो मैं इसको लिख के भी लेता हूं, मतलब आपको समझने के लिए ठीक चलेगा, और आप नोट भी डाउन कर लो, उसको नोट डाउन भी कर लो. ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट, ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. ये सब हाइपोथेटिकल है, ये कुछ एक्चुअल में नहीं है. हमको वो वी हैव टू सपोज दैट each point on a wavefront acts as a secondary source of light, sending secondary wavelets. वेवलेट का मतलब जो आपका फर्स्ट प्राइमरी वेवफ्रंट जो काम करता है वेव्स बाहर निकालने का, वही काम ये अपना हाइपोथेटिकल सेकेंडरी सोर्स भी वही काम करेगा. each point on a wavefront acts as a secondary source of light, sending out secondary wavelets or wave. Secondary waves भी बोला उसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं. Okay. Each point on a wavefront acts as a secondary source of light, sending out secondary waves in all possible directions. हो गया, ठीक है. एक वेवफ्रंट लिया, उसमें से कौन सा भी पॉइंट निकाला आपने, तो उसको आपने क्या ट्रीट करना होगा? सेकेंडरी सोर्स. और वो क्या करेगा? जैसे हमने प्राइमरी सोर्स ने जैसे आपका वेव्स निकाला था, वैसे सेकेंडरी सोर्स से भी वेव निकलता जाएगा, उसका अलग सा हर डायरेक्शन में. सो ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सेंडिंग आउट सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. द एनवेलप ऑफ all these secondary waves gives new wavefront at that time. So let me recollect, or let me try to make you recall. Not I am recollecting that. आपको उसको रिकलेक्ट करना पड़ेगा. तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये क्या बताया मैंने. ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सेंडिंग आउट सेकेंडरी वेवलेट्स और वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. द एनवेलप ऑफ ऑल दिस सेकेंडरी वेव्स गिव्स राइज टू द न्यू वेवफ्रंट एट दैट टाइम. तो ये आपको लिख के रखना होगा. आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. तो आज के लिए हम क्या करेंगे? वी विल स्टडी हाउ टू कंस्ट्रक्ट spherical wavefront construction, Huygens construction for spherical wavefront, and then we'll go for Huygens construction for plane wavefront. So I will suggest you to note this down. Let me repeat once again. Each point on a wavefront acts as a secondary source of light, sending out secondary waves in all possible directions. The envelope of all these secondary waves gives rise to the new wavefront at that instant. At that time, at that instant, ये अच्छा लग रहा. ओके, सो इसमें अभी हम कंस्ट्रक्शन के लिए जाएंगे. आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. ओके, हो गया बेटा? ठीक है. अभी हम जाएंगे हाइजेंस कंस्ट्रक्शन. तो पहले हम स्फेरिकल वेवफ्रंट कंस्ट्रक्ट करते हैं.
first we will try to construct the spherical wavefront. It's very interesting, very much interesting. So I will suggest you to be ready. मैं आपको टाइम देता हूँ, वीडियो पॉज करो चाहे तो. रेडी विथ योर स्केल, पेंसिल, राउंडर, एवरीथिंग. बन गया? ठीक है. मैं भी थोड़ा सा खुद को तैयार करता हूँ, लेकिन मेरे लिए राउंडर का जरूरत नहीं, मैं वो कर लूंगा. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will go for Huygens construction for spherical wavefront. First one will go for Huygens construction for spherical wavefront. Huygens construction for spherical wavefront. तो यहां पे मैंने क्या किया, पहले एक spherical wavefront निकाल के लेता हूं. ओके. तो ये मेरा सोर्स बन गया S, ये प्राइमरी सोर्स इसको बोला मैंने, और यहां पे मैंने उसका एक spherical wavefront निकाल दिया. ओके. तो यहां पे कैसे बन गया? सपोज आई हैव कंसिडर्ड द स्फेरिकल वेवफ्रंट हियर. तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऐसे ही कर देता हूं. थोड़ा इसको मैं ठीक से करवा के देता हूं. इसको एस बोलता हूं. ये मेरा बन गया स्फेरिकल वेवफ्रंट. ओके. तो now for the spherical wavefront, for the spherical wavefront what we will do, तो इसके हर एक पॉइंट पे हम एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट उसको ट्रीट करते हैं. तो ठीक है, बाकी सब चीज मैं भूल जाता हूं. नाउ आई विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द स्फेरिकल वेवफ्रंट एज अ फर्स्ट. सो ये मेरा इनिशियल वेवफ्रंट मिल गया मुझे. सो आई हैव स्टार्टेड विथ इनिशियल वेवफ्रंट. ठीक है, इसको आई विल ट्राई टू मेक इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. सर्कल मीन्स पार्ट ऑफ द सर्कल. ठीक है बेटा. सो आई विल यूज समथिंग. ओके, ठीक है, मैं हाथ से ही बना लेता हूँ. अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है. ठीक है. ओके, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ. बन गया. ओके. now I will consider each point. तो यहां से क्या हुआ? कैलकुलेशन कैसा करेंगे? कैलकुलेशन. तो नंबर 1, इन टाइम t मेरा डिस्टेंस कितना बनेगा? c इज इक्वल टू x अपॉन t. तो x बन गया ct. now for secondary wavefront, सेकेंडरी वेवफ्रंट के लिए क्या करो? कंसीडर टाइम t1, स्पीड कितना? c. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी x2. इसको x1 बोलता हूं, x2 और x बोलता हूं. इसको भी x है ना, इसको x डैश बोलता हूं. डिस्टेंस ट्रेवल x डैश कितना हो जाएगा? x डैश विल बी ct1. तो according to Huygens principle, each point on the wavefront will act as a secondary source of light, sending out secondary waves in all possible direction. The envelope of all these secondary waves will give rise to the new wavefront at that instant. अभी क्या करने का आपको? कंसिडर करने का दिस सोर्स S डैश. इसको भी S डैश बोलते हो. ये सब S डैश है, इसको सेकेंडरी सोर्स बोलो. तो S डैश को मैं क्या बोलता हूं? सेकेंडरी सोर्स. हाँ, S को क्या बोलता हूं? ओरिजिनल सोर्स. यहां पे दिखाया नहीं है, लेकिन वो होता है, बहुत पीछे चलेगा वो, इसलिए उसको मैं दिखाया नहीं. अभी कुछ नहीं है. यहां पे आपको CT जितने रेडियस का CT1,
CT1 जितने रेडियस का एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने सर्कल बनाया तो ये सपोज ऐसे बन गया, यहां से भी एक मैंने सर्कल बना लिया CT इतने रेडियस का। आप पीछे का देखने का जरूरत नहीं है, तो आगे का सर्कल, बिकॉज वी कंसिडर लाइट ऑलवेज मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर। सो बैकवर्ड डायरेक्शन is neglected. Rectilinear propagation always travel in straight line, और क्या होता है आगे चला जाता है लाइट, पीछे नहीं, आगे का उसका जर्नी हम देखते हैं। तो पीछे वाला जो है ये इसको मैंने कंसीडर किया नहीं है। सो यहां से मैंने और बनाना चालू किया, और ये भी बनाया, और ये भी बनाया, और बनता चला गया, ये भी बनाया। Then if I will consider the envelope of all these secondary waves, तो यहाँ पे if I will join each and every point, ऐसे मैंने बहुत सारे बना लिए। Suppose if I have made many out of them, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा किधर तो एक ऐसा दिखेगा कि I am getting once again new wavefront, तो यहाँ पे I will get a new wavefront। जैसे मेरा इसके आगे भी बन जाएगा, अगर मैंने t प्लस T1 लिया तो जितना मेरा बन जाएगा, ये पहले T था और ये T1 था, तो जितना बन गया वैसे ही मेरा ये न्यू वेवफ्रंट बन गया। ये न्यू वेवफ्रंट, ये क्या बन गया, सेकेंडरी सोर्स, और ये मेरा बन गया ओरिजिनल वेवफ्रंट। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, ओरिजिनल वेवफ्रंट। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड में आ सकता है, तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। सो ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। तो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, तो फिर से हम जाते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल के लिए। ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सेंडिंग आउट सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। द एनवेलप ऑफ ऑल दिस सेकेंडरी वेवलेट्स गिव्स राइज टू द न्यू वेवफ्रंट एट दैट इंस्टेंट। तो ये बताया था। तो मैंने कौन सा भी एक स्फेरिकल वेवफ्रंट कंसीडर किया, ये है मेरा ओरिजिनल स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो इसको मैं थोड़ा सा और इसको ये करता हूं, ब्राइट करता हूं आपको दिखने के लिए। ये बन गया मेरा ओरिजिनल वेवफ्रंट। उसके ऊपर मैंने डॉट बनाया है, वो क्या बनाया मैंने, डॉट बनाया मैंने S डैश, ये बन गया मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो S डैश क्या है अपना, S डैश इज अवर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद में मैंने क्या किया, आई टुक एट फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाज x इज इक्वल टू ct। बाद में आफ्टर टाइम t every point will be at time t every point will be here। इसके बाद में स्पीड तो नहीं बदलता है लाइट का स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन द मीडियम। तो फॉर द फर्दर टाइम इफ आई विल कंसीडर नेक्स्ट टाइम t1 my speed will be c, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अगर पॉइंट है और ये वेवफ्रंट का पार्ट है, तो यहाँ से हर एक डायरेक्शन में आपका क्या बनते जाएगा। तो एक के लिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इट विल सेंड वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जिसका रेडियस कितना होगा CT1, जिसका रेडियस कितना होगा CT1। तो हर एक को अगर मैंने सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर किया, देन ऑफ कोर्स ईच वन विल बी इमिटिंग द वेव्स व्हिच आर हैविंग सेम रेडियस, दैट इज CT1। तो वो एक अपना स्फीयर तैयार करेंगे। खाली हम क्या करेंगे, बैकवर्ड मोशन उसका नहीं ले लेंगे, जितना फॉरवर्ड आगे जा रहे हैं उतने को कंसीडर करेंगे। और एक यहाँ पे अगर मैंने ये अभी कम लिया है, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लेने का ट्राई करूंगा, देन every each and every point will be there which will be giving me the construction। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये इसको है। so I will suggest you to note this down। ये बन गया अपना हाइजेंस कंस्ट्रक्शन फॉर स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। इसके आगे मैं फिर से आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी फॉर हाइजेंस कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेवफ्रंट, और उसके बाद में जो कुछ करना है वो बाद में देखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो नोट दिस डाउन। ओके, सो नाउ विल गो फॉर एक्चुअल हाउ इट इज हैपनिंग। तो वो कैसे बनता है वो दिखाने के लिए, लेकिन यही डायग्राम आपको लास्ट में
याद रखना है। अभी इसके बाद में जो दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको खाली समझने के लिए फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज नॉट मच मोर एक्सपेक्टेड इन यूर। सो ये S ये बन गया ओरिजिनल सोर्स। तो यहाँ से अगर मैंने t टाइम में x इज इक्वल टू सी टी लिया तो यहाँ पे मेरा बन गया ये मेरा ओरिजिनल वेव फ्रंट। तो ये ओरिजिनल वेव फ्रंट, इसको बोलते हैं हम ओरिजिनल वेव फ्रंट। तो फिर से आपको दिखा रहा हूं, केस 1 इन टाइम t c is equal to x upon t, so x will be ct, x will be ct for original wave front। ओरिजिनल अपना जो फर्स्ट वेव फ्रंट है उसके लिए। किसके आगे क्या बन जाएगा, इसके आगे बन जाएगा, इसको ओरिजिनल को मैं ठीक से फिर से बनवा देता हूँ। ठीक से होना चाहिए वो, ऐसा नहीं है कैसे भी निकाले उसको, ऐसा नहीं है, ठीक से निकालना पड़ेगा उसको। ठीक है, थोड़ा इसको आगे बनाते हैं क्योंकि दिखने में वो ठीक होना चाहिए। तो आपको अगर एग्जाम में ये डायग्राम निकालना है तो आपका काम क्या होगा, यू विल ऑलरेडी राइट 2, आप पहले ही 2 निकाल के रखो तो आपके लिए वो ठीक बन जाएगा। आप एक आपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक बना के रखो, ये मैं आपको कैसे निकालना है ये बताने के लिए ये बोल रहा हूँ। तो पहले ही बनवा के रखो, तो बनवा के रखने से क्या हो जाएगा, आपको डिस्टेंस का याद रहेगा, कितना डिस्टेंस आपको निकालना है। उतने ही डिस्टेंस पे आप अपना जो हाइपोथेटिकल स्फीयर कंसीडर करने वाले हो उसको कंसीडर कर सकते हो और आपका डायग्राम भी गलत नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, उसको मैंने हटा के उसको ठीक कर दिया। तो ये बन गया मेरा डायग्राम। तब यहाँ पे अभी आपको सोर्स लेने का है, ये एक लिया ये एक लिया, बहुत ज्यादा ज्यादा कितना सोर्स ले सकते हो उतना आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे सोर्स लेके अगर मैंने उनका एनवेलप ढूंढ लिया, हर एक के लिए मैं अगर एनवेलप ढूंढता चला गया, then I will get a spherical wavefront. So बेटा in this way we can draw the spherical wavefront. तो इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, तो फिर से दिखाता हूँ केस 2 के लिए। केस 2 के लिए कैलकुलेशन मैंने आपको अभी बताया एट लेटर टाइम। तो अगर आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ा तो एट लेटर टाइम t1 c is equal to constant, तो c is equal to लेटर डिस्टेंस x1 अपॉन t1। तो t1 कितना बन जाएगा, सॉरी x1 कितना बन जाएगा, x1 आपका बन जाएगा c t1। तो यहाँ पे इसका जो रेडियस बनेगा, इसका जो रेडियस बनेगा ये, तो ये बनेगा x1 इज इक्वल टू c t1 और ये बन जाएगा आपका, ये जो मैंने डॉट 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 से निकाला है तो ये बन जाएगा आपका न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट एट टाइम t1। तो ये बन गया अपना न्यू वेव फ्रंट एट टाइम t1, ये ओरिजिनल वेव फ्रंट एट t। एट टाइम t आपका ओरिजिनल वेव फ्रंट कैसे था, ऐसे था। लेटर टाइम के लिए आपका न्यू वेव फ्रंट कैसे बन गया, ऐसे बन गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे रूल कैसे यूज किया है, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, तो यहाँ पे s, इसको s बोलता हूँ, s सब पॉइंट को s डैश बोलता हूँ, s नहीं s डैश। तो ये ऑल आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो फिर से लास्ट में एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम रुक जाएंगे। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट acts as a secondary source of light sending out secondary wavelets in all possible direction। यहाँ पे सब possible direction में secondary wavelet निकालता जाएगा। The envelope of all these secondary waves gives rise to the new wavefront at that instant। So बेटा in this way we have tried to analyze the Huygens construction for spherical wavefront। तो अगर अपना wavefront अभी spherical नहीं है, वो अभी अगर प्लेन है तो कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद में सिलिंड्रिकल के लिए अपने को लिखने का जरूरत नहीं है, सिलिंड्रिकल का कोई पूछता नहीं है, अगर है तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हो। सिलिंड्रिकल ऊपर ऐसे आएगा। अभी प्लेन के लिए क्या बनेगा, प्लेन के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद में हम रुक जाएंगे। प्लेन के लिए बेटा क्या बनेगा, प्लेन के लिए आपका इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल यू विल टेक अ स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर सोर्स दिखाने का जरूरत नहीं है पीछे वाला, क्योंकि वो फार अवे है,
हमने ऐसा कंसिडर किया है, फॉर द प्लेन वेव फ्रंट सोर्स इज एट फार अवे डिस्टेंस, सो फॉर दैट देयर इज नो नीड ऑफ शोइंग द सोर्स। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए यू मे टेक द स्ट्रेट लाइन, यू मे टेक द स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर आपने एक सेकेंडरी सोर्स निकाला तो और भी उसको भी आप कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस फॉर द प्लेन वेव फ्रंट एट होम। Tomorrow when I will start with that, then you may check your diagram. So that's all for today. So beta, we have started with new topic, so it's your duty to study for remaining that topic, that is ray optics, because in between we will surely take your test on that. I am going, you have to match with my speed. I am not going with great speed, आपने देखा होगा आज तो एकदम आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बीच में कुछ दिनों का मोहलत दे रहा हूँ ताकि आप यू विल बी एबल टू कवर योर सिलेबस, तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। सो दैट वाज फॉर टुडे। सो फॉर टुमारो वी विल कम अप विथ कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट। उसके बाद में हम थोड़ा सा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो मैंने 11 से आपको पढ़ाया है, तो इस वेव में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, वाटर के ऊपर कैसे वेव्स आते हैं, जस्ट लाइक ऑन सी टाइड्स आप देखते हो, तो अगर मैंने प्लेन कंटेनर में अगर वाटर लिया उसके ऊपर वेव निकाला तो वो कैसे बनता है, उसमें दो वेव तैयार किया तो वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दैट इंटरेक्शन एंड ऑल वी विल स्टडी इन द टुमारोज lecture. So till that I will suggest you to stay home, stay safe, stay tuned with physics. Don't forget the study of physics, it's very easy, only it is tricky and lengthy. You can do that. So best of luck for your studies. Till that, bye bye.